हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 12 वालों के लिए जैव अणु, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री, जैव अणु इसका बायोमोलिक्यूल्स नाम होगा। ये बायोकेमिस्ट्री है, उसका जो है लेक्चर नंबर 7 है। इसके पहले आपने क्या पढ़ा है? लेक्चर नंबर 6, जिसमें आपने क्या पढ़ा है? प्रोटीनों के विकृतीकरण के बारे में। और प्रोटीनों के विकृतीकरण की क्रियाविधि में थोड़ा सा मैंने बताया था कि नहीं, प्रोटीनों के विकृतीकरण की प्रक्रिया में आपको मैं बताया हूं कि जो है प्रोटीनों की विकृतीकरण के दौरान केवल व केवल प्रोटीनों की कौन सी द्वितीयक और तृतीयक ये सब संरचनाएं प्रभावित होती हैं, जबकि प्राथमिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स क्या हैं भाई? देखो, उबालने पर अंडे की सफेदी का जम जाना, ये पहला एग्जांपल है। और दूसरा एग्जांपल है कि दूध का दही में परिवर्तित हो जाना, ये भी दूसरा एग्जांपल है प्रोटीनों के विकृतीकरण का। और बात किया जाए इसके बाद एंजाइम्स की बात करें। एंजाइम किसे कहते हैं? एंजाइम जो होते हैं जैव उत्प्रेरक होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक होते हैं। और सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, बस राइबोजाइम को छोड़कर। राइबोजाइम एक आरएनए होता है। इसके बाद आपको बताया गया था कि एंजाइम कैसे एक्शन करता है। एंजाइम की एक्शन कैसी होती है? एंजाइम जो होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है? संक्रियण ऊर्जा का मान कम कर देता है। ये सब चीजें आपको बताई गई हैं। इसके बाद ये टॉपिक है क्या? विटामिन के बारे में आप पढ़ेंगे। विटामिन, ये लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें आप पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन पढ़ाने के बाद आपको पढ़ाया जाएगा किसके बारे में? न्यूक्लिक अम्लों के बारे में। उसके बाद लास्ट टॉपिक है हार्मोन्स, फिर खत्म, तो ये पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब विटामिन की बात करें तो जो विटामिन होते हैं, विटामिन दो शब्दों से बना है, बीटा प्लस एमीन। और AMIN ही पूरा लिखा जाता है, मतलब बीटा प्लस एमीन दो वर्ड से बना हुआ है। यहाँ AMIN नहीं। बीटा का मतलब लाइफ के लिए, लाइफ फॉर लाइफ। और एमीन का मतलब आवश्यक। विटामिन जो होते हैं लाइफ के लिए क्या होते हैं? जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। लेकिन जब विटामिन पूरा मिला के लिखते हैं तो इस समय ई वर्ड को हटा देते हैं, पूरा इतना लिखते हैं विटामिन, केवल ई हटा के VITAMIN, ये विटामिन होता है। लेकिन ये दो वर्ड उससे बना है, बीटा प्लस एमीने, उसको मान सकते हैं एमीने। इसका मतलब क्या होता है? बीटा का मतलब फॉर लाइफ, लाइफ के लिए। एमीने का मतलब आवश्यक, एमीन का मतलब। अब देखो, विटामिन जो होते हैं, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? फंक ने किया था 1912 में। और विटामिन की डेफिनेशन, परिभाषा क्या है? जो विटामिन होते हैं किसी भी जीवधारी को जीवित रहने के लिए, अब जीवित रहेगा ताकि उसका स्वास्थ्य, देखो किसी भी जीवधारी के स्वास्थ्य के लिए, उसके वृद्धि के लिए, ऐसा बेहतर तो ये होगा किसी भी जीवधारी के स्वास्थ्य हेल्दी रहने के लिए और उसके वृद्धि करने के लिए अल्प मात्रा में ही आवश्यक होते हैं क्या? विटामिन, ठीक है। विटामिन जो होते हैं किसी भी जीवधारी के लिए, जीवधारी के स्वास्थ्य के लिए और उसकी वृद्धि के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं। और इनकी कमी की वजह से क्या हो जाता है? वही अल्प मात्रा अगर नहीं मिले तो इनकी कमी हो जाएगी, और इनकी कमी से क्या हो जाते हैं? रोग हो जाते हैं, विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। जो विटामिन आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है विटामिन, क्या पढ़ना है? विटामिन A D, मतलब विटामिन क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे, बी पढ़ेंगे, सी पढ़ेंगे, फिर डी पढ़ेंगे, फिर ई पढ़ेंगे, फिर ए के पढ़ेंगे, के। विटामिन ABCDEK, ये विटामिन के टाइप्स हैं जो कि आपको पढ़ना है। अब विटामिन बी को ही आगे चल के और ज्यादा क्लासिफाई किया गया है, बांटा गया है। विटामिन B1, B2, ठीक है, B3, B4, B6 तक ऐसे कैटेगराइज किया गया है। और उसके बाद B12 है। लेकिन आपको पढ़ना है विटामिन B1 के बारे में, B6 के बारे में, B12 के बारे में, इन सब के बारे में थोड़ा स्टडी कर लेंगे आप, ठीक है। अब देखो, ये विटामिन के डेफिनेशंस हैं कि विटामिन वे कार्बनिक अणु है। विटामिन कार्बनिक अणु होते हैं, यौगिक होते हैं, जो सूक्ष्म मात्रा में भोजन में क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। क्यों आवश्यक होते हैं? ताकि जीवधारी क्या कर सके? वृद्धि कर सके। उसका स्वास्थ्य, उसके स्वास्थ्य और उसके वृद्धि के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं, सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं। अगर वही सूक्ष्म मात्रा नहीं मिलेगी तो जीवधारी में रोग हो जाएंगे। उस विटामिन, जिस विटामिन की कमी होगी, या जो विटामिन सूक्ष्म मात्रा में नहीं मिल पा रहा है, उसकी कमी की वजह से क्या हो जाएंगे? रोग हो जाएंगे, ठीक है।
रोग हो जाएंगे। ठीक, अब देखो ध्यान से, तो ये डिफिनेशंस वगैरह दी गई हैं। अब अगला पढ़ेंगे आप विटामिनों का वर्गीकरण। विटामिन को कैसे बांटा गया है? बांटा गया है घुलनशीलता के हिसाब से पढ़ना है कि विटामिन को कैसे बांटा गया है। तो घुलनशीलता के आधार पर या हिसाब से विटामिन को दो कैटेगरी में बांटा गया। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या? जल में घुलनशील विटामिन, और दूसरा पढ़ेंगे, अच्छा देखिए ध्यान से, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन क्या है? विटामिन बी और सी। जो विटामिन बी और सी होते हैं जल में घुलनशील होने की वजह से मूत्र में भी घुल जाते हैं, और मूत्र के साथ कहाँ निकल जाते हैं? बाहर। जल में घुलनशील होने की वजह से ये मूत्र के साथ कहाँ निकल जाते हैं? बाहर। और इनको, इसका मतलब क्या है कि इनको शरीर में एकत्रित नहीं किया जा सकता। किसको? विटामिन बी व सी को शरीर में एकत्रित नहीं किया जा सकता, क्योंकि मूत्र के साथ बाहर निकल जाएंगे पर डे। इसीलिए विटामिन बी व सी को अल्प मात्रा में रोज, इनका कह सकते हैं, विटामिन बी व सी का अल्प मात्रा में रोज सेवन करने की आवश्यकता है, क्योंकि इनका ज्यादा मात्रा खा लेंगे फिर वो मूत्र के साथ बाहर निकल जाएगा। तो इनका जो है अल्प मात्रा में ही रोज सेवन करने की आवश्यकता होती। किसका? विटामिन बी व सी का, क्योंकि ये ज्यादा होने पर मूत्र के साथ कहाँ निकल जाएंगे? बाहर। जल में घुलनशील है मतलब मूत्र में घुलनशील होते हैं। कल आप बात कर लें वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन का मतलब चाहे तेल में हो चाहे वसा में, सब में घुल जाएगा, यही मतलब होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल से क्या है? उदाहरण है विटामिन ए डी ई के। विटामिन ए डी ई के जो होते हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं, और जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ये हमारे लीवर में एक वसीय ऊतक होता है जो वसाओं को एकत्रित करता है। एक वसीय ऊतक होता है, ठीक है। यकृत में और वसीय ऊतक में जो है ये क्या एकत्रित किए जा सकते हैं। इनको कलेक्ट, समझिए आप लोग, कि इनको शरीर में संग्रहित किया जा सकता है, जबकि इनको जो है बी व सी को शरीर में संग्रहित नहीं किया जा सकता। इनका पर डे सेवन करने की, अल्प मात्रा में पर डे सेवन करने की आवश्यकता है बी व सी की। और ए डी ई के जो है इनका जो है, इनको मतलब आप अधिक मात्रा में सेवन कर लेंगे तो ये कहाँ एडिपोज ऊतक और लीवर वगैरह में एकत्रित हो जाते हैं। खासकर जानते रहिए एडिपोज ऊतक, वसीय ऊतक, इसके नाम से ही दिख रहा है कि ये वसीय ऊतक मतलब वसाओं को एकत्रित करता है। इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा विटामिन के बारे में, विटामिन ए डी ई के सबके रासायनिक नाम वगैरह, विटामिन बी सी ए डी ई के इन सबके रासायनिक नाम, इन सबके स्रोत कि कहाँ कहाँ से प्राप्त होंगे, और इनकी कमी से क्या रोग होगा। आपको एक चीज और बता दें कि विटामिन की अधिकता होने पर भी रोग हो जाती है। अल्प मात्रा में आवश्यक है, अगर अधिक मात्रा में ले लिया जाएगा तो इनकी अधिकता से भी रोग होने के अवसर रहते हैं। ठीक है, बस ये जानते रहिए अभी आपको पढ़ाया क्या जाएगा, ये जानते रहिए कि अभी आपको पढ़ाया क्या जाएगा। आपको पढ़ाया जाएगा विटामिन के बारे में, रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन बी का रासायनिक नाम, विटामिन सी का, डी का, ई का, के का, इन सब का रासायनिक नाम, और इनकी कमी से क्या रोग होंगे, इनके स्रोत क्या है कि विटामिन ए कहाँ से प्राप्त हो सकता है, विटामिन बी कहाँ से प्राप्त हो सकता है, विटामिन सी, ये सब कहाँ से प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो आप इतना लिखिए फटाफट। देखिए ध्यान से, ये क्या है? विटामिन। अभी आपने क्या पढ़ा है? अभी आपने पढ़ा विटामिन के प्रकार। ठीक है, विटामिन कितने टाइप के हो सकते हैं। एक पढ़ा है आपने जल में घुलनशीलता के आधार पर, एक पढ़ा है वसा में घुलनशीलता के आधार पर। जल में घुलनशीलता के आधार पर जो आप विटामिन पढ़ेंगे वो पढ़ते हैं बी और सी, और वसा में घुलनशीलता के आधार पर ए डी ई के। अब दोनों को मिक्स करके यहाँ पढ़ा जा रहा है, जल में घुलनशीलता वालों को और वसा में घुलनशीलता वालों का साथ में पढ़ा जा रहा है कि विटामिन, उनके स्रोत क्या हैं, उनकी कमी से रोग कौन कौन सा होता है। ठीक है,
तो ध्यान दें आप लोग, विटामिन ए है, इसका नाम जो है रेटिनॉल है। आपको पता है कि रेटिना जो होता है, रेटिना जो कुछ भी हम देखते हैं रेटिना पर इमेज उसका बनता है ना, फिर वो भेजता है दिमाग को, फिर वो वस्तु आपको दिखाई देती है। रेटिनाल में क्या होगा, वही रेटिना पर जो है वहां दोष उत्पन्न हो जाता है, सही से दिखाई नहीं देता है। ठीक है, उसी के आधार पर इसका नाम भी दिया है रेटिनॉल। ठीक है, तो यही है विटामिन ए, इसका नाम रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और इसके स्रोत क्या है, मछली का यकृत। ठीक है, यकृत का तेल, मछली के यकृत का तेल है, गाजर है, मक्खन है, दूध है, ये सब उसके स्रोत हैं। ठीक है, और इसकी कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, हिंदी है रात्रि अंधता, नाइट ब्लाइंडनेस। और एक होता है जीरोफ्थैल्मिया, जीरोफ्थैल्मिया में क्या होता है और नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस जाने आप। जो नाइट ब्लाइंडनेस होगा इसमें क्या होता है, दिन में तो आपको क्लियर दिखाई देगा, लेकिन रात में ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, धुंधला टाइप का दिखाई देगा, कुछ क्लियर नहीं दिखाई देगा। ठीक है, क्लियर नहीं दिखाई देगा। और जीरोफ्थैल्मिया में क्या होता है, जो कार्निया है वो कठोर हो जाती है, क्या हो जाती है, कठोर। जीरोफ्थैल्मिया में जो है, इसमें तो रात में कम दिखाई देता है, दिन में दिखाई देगा, लेकिन इसमें क्या होता है, जो कार्निया है वो कठोर हो जाती है। ठीक है, इसके बाद बात करें विटामिन बी की, तो विटामिन बी में क्या पढ़ेंगे, B1, B2, B6, B12, ये आपको पढ़ना है आपके सिलेबस के हिसाब से। जो विटामिन B1 होगा इसका रासायनिक नाम थायमीन होता है। आपने पढ़ा होगा थायमीन न्यूक्लिक अम्लों में होता है, थायमीन। ठीक है, न्यूक्लिक अम्लों के संगठन में आपने क्या पढ़ा होगा, जो पिरीडीन क्षारक होते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक, उसमें आप पढ़ेंगे ना, एडनिन, ग्वानिन, थायमीन, साइटोसिन, यूरेसिल। तो थायमीन वो THY वाला होता है, THY AMIN, वो थायमीन होता है, ये भी थायमीन है, लेकिन डिफरेंस THIA है और वो THY वाला होता है, थोड़ा डिफरेंस है। हाँ, ये थायमीन इसका रासायनिक नाम है। और इसके स्रोत है खमीर है, दूध है, हरी सब्जियां हैं, दालें हैं, ये सब इसके स्रोत हैं, प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, दूध में हर प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। इसकी कमी से क्या होता है, बेरी रोग, बेरी में क्या होता है, भूख नहीं लगता, भूख कम लगता। ठीक है, इसके बाद क्या है, विटामिन B2 है, विटामिन B2, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। और इसके जो स्रोत हैं, दूध है, अंडे का सफेद वाला पार्ट, अंडे की सफेदी, वृक्क, किडनी, लीवर। ठीक है, ये सब इसके स्रोत हैं। और इसकी जो कमी से हो जाता है वो क्या हो जाता है, किलोसिस। किलोसिस में क्या होता है, ओठों के किनारों पर फट जाते हैं। आपने देखा होगा कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके ओठों के किनारे फट जाते हैं, किनारों पर, इधर वाले पार्ट, ये ओठ जैसे हो गए आपके इस टाइप के, यहाँ किनारे पर फट जाता है, यहाँ किनारों पर, ओठों के किनारों पर फट जाता है, जान लें। तो किलोसिस रोग में जो है ओठों के किनारों पर, मुंह के जो है इसमें फट जाते हैं। और इसका जो स्रोत होता है, ध्यान दें आप लोग, इसका स्रोत होता है, जो बोलते हैं आप लोग ना, गाय जैसे बच्चा देती है या भैंस बच्चा देती है, उसका पहले दिन का जो दूध, उसको पेयूस कहते हैं, पेयूस जो होगा ये उसका प्रमुख स्रोत है। हाँ, वो वाला दूध, उस वाले दूध का सेवन करेंगे तो ये घटना नहीं है। ठीक है, हाँ, किलोसिस नहीं होता है। अगली बात करें विटामिन B6, विटामिन B6 जो होगा इसके स्रोत होंगे ईस्ट, खमीर, दूध, अंडे का पीला वाला भाग, अंडपीत, अंग्रेजी में बोलते एग यॉक, एग यॉक। ठीक है, दालें, चना, ये सब विटामिन B6 के प्रमुख स्रोत हैं। और इसकी कमी से क्या आता है, मरोड़ आना, शरीर में ऐठन उत्पन्न हो जाएगी। मरोड़ आना का मतलब ऐठन, मरोड़ आने का मतलब है ऐठन, शरीर में ऐठन हो जाता है। ठीक है, इसकी कमी से। अगला क्या है, विटामिन B12, विटामिन B12 जो है इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबैलामाइन, साइनोकोबैलामाइन। इसके जो स्रोत हैं, मांस, मछली, अंडा, दूध, दही, ये सब जो है, यकृत,
ये सब विटामिन B12 के प्रमुख स्रोत हैं। इसकी कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग, मतलब ये जानते रहो रक्ताल्पता हो जाती है। रक्ताल्पता का मतलब जानते हैं, इसमें ब्लड में जो है ब्लड के आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। एनीमिया रोग में यही है। एनीमिया का मतलब ये रक्ताल्पता है, रक्त की कमी होगी। रक्त की कमी कैसे होती है, यहाँ जो है इस रोग में ब्लड के आरबीसी में किसकी कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उसी की कमी हो जाती है। कुल मिला के जानते रहो ब्लड की कमी हो जाएगी इस रोग में। इसके बाद आप पढ़ेंगे विटामिन किसके बारे में, C, D, E और K। ठीक है, इतना लिखिए फटाफट। देखिए ध्यान से, अच्छा विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K सबके रासायनिक नाम दिए गए हैं। विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसके स्रोत क्या हैं, इसके स्रोत हैं सिट्रस फल। सिट्रस फल का मतलब जिसमें सिट्रिक एसिड पाया जाए, उसके एग्जांपल जैसे नींबू संतरा, ये नींबू संतरा, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां भी इसकी स्रोत हैं, लेकिन प्रमुख स्रोत तो वही हैं। सिट्रस फल हैं, आंवला है, ये सब जो है विटामिन C के स्रोत हैं। और ध्यान दें, इनकी कमी से क्या रोग होता है, स्कर्वी। स्कर्वी जानते हैं ना, मसूड़ों से खून बह जाना। और इसकी कमी से मसूड़ें कमजोर हो जाती हैं, दांतों का झड़ना प्रारंभ हो जाता है। मसूड़े कमजोर हो जाते हैं, दांतों का झड़ना प्रारंभ हो जाता है, इसी रोग को बोलते हैं स्कर्वी। खून वगैरह आना शुरू हो जाता है। ठीक है, और देखो ध्यान से, विटामिन डी, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। और इसके स्रोत हैं दूध, मक्खन, घी, अंडे का पीला वाला भाग और सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश आपने सुना होगा, सूर्य का प्रकाश जो है विटामिन डी का स्रोत है, प्रमुख स्रोत है, कह सकते हैं प्रमुख स्रोत। ठीक है, देखो ध्यान से, कैल्सीफेरॉल जानते हैं, जो विटामिन डी है हमारे पोषक पदार्थों से कैल्शियम के अवशोषण को प्रेरित करता है। ऐसा नहीं कि ये विटामिन डी यही होता है, ये कैल्शियम के अवशोषण को प्रेरित करता है, जिससे हड्डियां क्या होती हैं, वो हड्डियों को मिलता है और हड्डियां मजबूत होती हैं। इसी वजह से इसका नाम है कैल्सीफेरॉल। ये कैल्शियम के अवशोषण को प्रेरित करता है, इससे हड्डियां क्या रहती हैं, मजबूत रहती हैं, मजबूत और एक फिक्स साइज में रहती हैं। ऐसा नहीं टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, कमी से ही होगा, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। तो ध्यान दें आप लोग, यही है, अगर हड्डियां जो है बच्चों में कमजोर होती हैं या बच्चों में हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी होती, तो उस रोग को क्या कहा जाता है, रिकेट्स। अगर वो बच्चों में हड्डियां क्या होती, कमजोर होती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, रिकेट्स कहते हैं। और अगर एडल्ट्स में, युवाओं में ऐसा हो, उनकी हड्डियां कमजोर हो जाए, तो युवाओं के लिए क्या कहेंगे आप, ऑस्टियोमेलेशिया कब कहेंगे, जब युवाओं में, एडल्ट्स में हड्डियों में कमजोरी आ जाए। ठीक है, इसके बाद जो है विटामिन ई है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। इसके जो स्रोत हैं वो क्या है, अंकुरित गेहूं का तेल, अंकुरित गेहूं जो है उसका तेल, अंडा, सूर्यमुखी का तेल, मांस, और इसके अलावा हरे पत्तेदार सब्जियां भी इसका स्रोत है। हरे पत्तेदार सब्जियां, पालक वगैरह इसके स्रोत हैं। अब ध्यान दें, विटामिन ई की कमी से जानते हैं क्या होता है ना, बांझपन, अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेरिलिटी। तुम्हारे बुक में नाम दिया बंध्यता कह सकते हैं, आप लोग इसको बोलते हैं बांझपन। कौन सा रोग, बांझपन हो जाता है। और इसके अलावा मांसपेशियों की में कमजोरी भी आ जाती है। लेकिन ये जानते रहिए, प्रमुख जो है बांझपन रोग किसके होता है, विटामिन ई की कमी से। स्रोत क्या है जानते रहिए आप लोग, अंकुरित गेहूं का तेल, अंडा, सूर्यमुखी का तेल और मांस भी है। इसके अलावा हरे पत्तेदार सब्जियां, जैसे आपका है ना पालक वगैरह,
पत्ता गोभी वगैरह, ये सब इसमें आ जाएंगे। इसके बाद क्या है आपका विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन। और इसके स्रोत है पालक, गाजर। गाजर तो प्रमुख स्रोत है विटामिन ए का, ठीक है, लेकिन इसके अलावा इसका भी स्रोत है, पालक है, गाजर है, गोभी है, अर्थात कुल मिला के ये बोल देंगे हरे पत्तेदार सब्जियां इसके प्रमुख स्रोत है। प्रमुख स्रोत कौन है? हरे पत्तेदार सब्जियां। इसकी कमी से क्या होता है? ब्लड के थक्का बनने के समय में क्या होती है? बढ़ जाती, मतलब ब्लड का थक्का जल्दी नहीं बनता। कुल मिला के आप ये कहेंगे कि ब्लड का थक्का नहीं बनता है, काफी समय में बनता है। इसकी वजह से, इसकी कमी से, विटामिन के की कमी से बनेगा, ठीक है। तो यही लिखा आपने, रक्त स्कंदन मतलब ब्लड का थक्का बनना, इसके समय में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। मतलब ब्लड, मतलब क्या होगा? ब्लड का थक्का देरी से बनेगा जब इस विटामिन की कमी होगी, ठीक है। तो थोड़ा आप जानते रहिए, किस विटामिन की कमी से ब्लड का थक्का बनता है। विटामिन मतलब कौन सा विटामिन ब्लड के थक्का बनने के लिए जिम्मेदार होता है? विटामिन के। अगर इसकी कमी हो जाए तो ब्लड का थक्का जल्दी नहीं बनेगा, काफी समय में बनेगा। अब इसको फटाफट लिखें। देखिए ध्यान से आप लोग, आप पढ़ेंगे किसके बारे में? न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। ध्यान दिए आप लोग, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल जानते हैं ना आप लोग? ये पाया जाता है कहाँ? मतलब ये समझ लीजिए आप लोग कि न्यूक्लिक अम्ल में आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, यह आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने के लिए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने के लिए उत्तरदायी होता है। कौन? न्यूक्लिक अम्ल। देखो न्यूक्लिक अम्ल के बारे में ध्यान दिया पे, न्यूक्लिक अम्लों के बारे में अगर बात किया जाए तो जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं, बहुलक होते हैं। इसीलिए न्यूक्लियोटाइड कह सकते हैं, न्यूक्लिक अम्लों का नाम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ध्यान दें आप लोग, जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं किससे बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। इसीलिए न्यूक्लिक अम्लों को पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहा जाता है। जो न्यूक्लिक अम्ल हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? डीएनए और आरएनए। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक, राइबोज नहीं कहना है, राइबो। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो अगर मैं इसके प्रकार की बात करूं, ये न्यूक्लिक अम्ल जो है कितने टाइप का होता है? यह दो प्रकार का होता है। कौन? न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होता है। ऊपर मैंने जो बात बताया वही लिखा गया है, जो मैंने अभी आपको बात बताया है वही लिखा गया है। क्या लिखा गया है? यह न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक होता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहा जाता है। अच्छा देखें आप ध्यान से, न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा का होता है? डीएनए तथा क्या? आरएनए। न्यूक्लिक अम्ल को शॉर्ट में आप संक्षिप्त रूप में एनए से दिखा सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए और आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म जानते हैं? ध्यान दिया आप, डीएनए का फुल फॉर्म जानते हैं? डीएनए का फुल फॉर्म है, हाँ, डीएनए का मतलब है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये ध्यान दें आप, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। अच्छा देखिए ध्यान से, ध्यान दीजिए। न्यूक्लिक अम्ल दो टाइप का होता है, डीएनए आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म, आरएनए का फुल फॉर्म जानते नहीं आप लोग? अच्छा आपसे बोला जाए कि न्यूक्लिक अम्ल किससे किससे मिलकर बना होता है?
न्यूक्लिक अम्ल किससे किससे मिलकर बना होता है? इसको बोलते हैं न्यूक्लिक अम्ल का संगठन। न्यूक्लिक अम्ल का संगठन। तो ध्यान दें आप, अगर मैं बात करूं न्यूक्लिक अम्ल का संगठन की बात करें, न्यूक्लिक अम्ल का संगठन, संगठन भी लिख सकते हैं आप लोग, संगठन लिख रहा, चलो अच्छा संगठन लिख रहा हूं, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। देखो जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड है, ये किससे बना है पता है? न्यूक्लियोटाइड से। किससे बना है? अर्थात ध्यान दें, अर्थात आप बोल सकते हैं न्यूक्लिक एसिड क्या है? बहुलक है, और न्यूक्लियोटाइड क्या है? एकलक है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड का संगठन है न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे। अब न्यूक्लियोटाइड किससे बना है? जो न्यूक्लियोटाइड है वो बना होता है नाइट्रोजनी, देखो फास्फोरिक एसिड से बना होता है, H3PO4 फास्फोरिक एसिड। और जानते किससे बना होता है? और बना होता है न्यूक्लियोसाइड से। किससे बना होता है? फास्फोरिक एसिड, इसका नाम है फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड। और किससे बना है? न्यूक्लियोसाइड। जो न्यूक्लियोसाइड है ना, वो भी दो पदार्थों से मिलकर बने हैं। कौन कौन? एक है पेंटोज शुगर, एक है क्या? पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर। और एक आपका है नाइट्रोजनी क्षारक, नाइट्रोजनी, नाइट्रोजीनस बेस कह सकते हैं आप लोग। नाइट्रोजनी क्षारक, अंग्रेजी क्या है? नाइट्रोजीनस बेस। क्षारक है, इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। तो न्यूक्लियोटाइड किससे बना है? न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड से। न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड। जो न्यूक्लियोसाइड बना है वो किससे बना है? पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनी क्षारक। जो पेंटोज शुगर है, ये दो टाइप का पढ़ते हैं आप लोग। कौन कौन सा भाई? एक पढ़ते हैं राइबोज, और एक पढ़ते हैं डीऑक्सी राइबोज। राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। ध्यान दें आप, जो राइबोज शुगर होता है, ध्यान दें आप, राइबोज शुगर है उसका फार्मूला होता है C5H10O5। राइबोज शुगर का फार्मूला क्या होता है? C5H10। सामान्य केस में पेंटोज शुगर को जो है, पेंटोज शुगर में यही पढ़ते हैं राइबोज शुगर, C5H10O5। डीऑक्सी राइबोज शुगर क्या है? कि अगर आप राइबोज शुगर में से डी का मतलब हटा दें, ऑक्सी का मतलब एक ऑक्सीजन, राइबोज शुगर में से एक ऑक्सीजन हटा दीजिए, उसे आप क्या बोलते हैं? डी ऑक्सी राइबोज शुगर। जो डी ऑक्सी राइबोज शुगर होगा उसका फार्मूला होता है C5H10O4। ये डी ऑक्सी राइबोज शुगर का सूत्र है, फार्मूला है C5H10O4, और ये राइबोज शुगर है। इसके अलावा ध्यान दें आप, अगर बात करें नाइट्रोजन, यहां तक आ जाएंगे ना। अच्छा देखिए ध्यान से, अब बात करें नाइट्रोजनी क्षारक, ये दो प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजनी क्षारक दो प्रकार के होते हैं, जानते हैं कौन कौन सा? एक होता है प्यूरिन, पहले मैं इसे लिख रहा हूं, प्यूरिन, और एक है पिरीमिडीन। प्यूरिन और पिरीमिडीन। नाइट्रोजनी क्षारक दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरीमिडीन। जो प्यूरिन होता है ये दो टाइप का होता है, कौन कौन सा पता है? नहीं होता? ध्यान दें आप, प्यूरिन दो टाइप का पढ़ेंगे आप, एक पढ़ेंगे एडेनिन, एडेनिन, और क्या पढ़ेंगे? गुआनिन। आ रहा है? एडेनिन, गुआनिन। ए और जी, एडेनिन गुआनिन।
जो पिरीमिडीन है, ये 3 टाइप पढ़ेंगे आप। आ जाए इतना। एक होता है थायमीन, वो विटामिन वाला नहीं, विटामिन में थायमीन ये होता है THIAMINI, ये विटामिन का थायमीन है। और नाइट्रोजनी क्षारकों का जो थायमीन है ये THY होता है, थायमीन। ठीक है। एडनिन ग्वानिन ये होता है थायमीन, साइटोसिन और होता है यूरेसिल। नहीं होगा, ध्यान दें, जानते रहो। इसको पूरा को मैं इधर लिख दे रहा हूँ, चलो। पिरीमिडीन जो है, पिरीमिडीन, आप इसको 3 टाइप को पढ़ेंगे, क्या क्या? क्या क्या पढ़ेंगे आप लोग? थायमीन, साइटोसिन, थायमीन, साइटोसिन, और क्या पढ़ेंगे आप? यूरेसिल, शॉर्ट में TCU। अभी सुन ले आप लोग। न्यूक्लियोसाइड किससे बना होता है? न्यूक्लियोसाइड से और फास्फोरिक एसिड से। जो न्यूक्लियोसाइड है वो 2 टाइप का होता है, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनी क्षारक। पेंटोज शुगर में राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर पढ़ेंगे आप। जो नाइट्रोजनी क्षारक है उसको 2 कैटेगरी में बांटा गया, प्यूरिन और पिरीमिडीन। प्यूरिन की कैटेगरी में आप क्या पढ़ते हैं? एडेनिन के बारे में और ग्वानिन के बारे में, AG के बारे में। और पिरीमिडीन में क्या पढ़ेंगे? थायमीन, साइटोसिन और यूरेसिल। थायमीन, साइटोसिन और यूरेसिल। लेकिन बता दूं मैं आपको, जैसे न्यूक्लिक हमने 2 टाइप का पढ़ा है, DNA RNA। एक मतलब कि अगर कोई एक न्यूक्लिक एसिड हो, चाहे DNA हो चाहे RNA हो, उसमें 4 ही प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाएंगे। कुल मिला के इनकी संख्या 5 आप देख रहे हैं। लेकिन अगर कोई नाइट्रोजनी क्षारक रहेगा, मतलब कोई न्यूक्लिक अम्ल रहेगा, उसमें जो नाइट्रोजनी क्षारक होंगे उनकी संख्या कुल कितनी रहेगी? 4। जैसे अगर मैं बात, ध्यान दें, मैं बात कर लूं DNA की बात करूं, DNA में जो मतलब DNA का जो संगठन होगा, DNA भाई डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है, वो भी किससे बना होगा? न्यूक्लियोटाइड से। भाई न्यूक्लिक एसिड किससे बना रहेगा? न्यूक्लियोटाइड से बना रहेगा। और उस न्यूक्लियोटाइड किससे बनेगा? न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड। हाँ, अब न्यूक्लियोसाइड में ही बदलाव आएगा कि तो DNA के लिए क्या होगा, RNA के लिए क्या होगा, जानते हैं? DNA में जो न्यूक्लियोसाइड होता है उसमें जो पेंटोज शुगर तो बना है, 2 घटकों से बना है, 2 पदार्थों से बना है। कौन? न्यूक्लियोसाइड। वो किससे किससे बना है? पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनी बेस से। DNA के केस में जो पेंटोज शुगर होता है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। और नाइट्रोजनी क्षारक मैं दोनों को मिला के बात करूं तो उसमें AGTC होता है। DNA में जो नाइट्रोजनी क्षारक होता है वो कौन होता है? AGTC, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। पेंटोज शुगर कौन रहेगा? डीऑक्सीराइबोज शुगर। DNA में पेंटोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर, नाइट्रोजनी क्षारक AGTC। अगर मैं RNA की बात करूं तो RNA में जो पेंटोज शुगर होगा वो राइबोज शुगर होगा, राइबोज शुगर होगा। और नाइट्रोजनी क्षारक क्या रहेगा? AGUC। RNA में क्या रहेगा? बस वहां जो है T के स्थान पे थायमीन नहीं होता है RNA में, थायमीन के स्थान पे क्या होता है? यूरेसिल होता है। तो RNA में AGUC होता है। समझ पाए आप लोग? पेंटोज शुगर में डिफरेंसेस हैं, DNA RNA में पेंटोज शुगर में डिफरेंसेस हैं। और किस में डिफरेंसेस है? नाइट्रोजनी क्षारकों में। DNA में पेंटोज शुगर क्या? डीऑक्सीराइबोज शुगर। DNA में नाइट्रोजनी क्षारक AGTC। RNA में पेंटोज शुगर, राइबोज शुगर। RNA में नाइट्रोजनी क्षारक AGUC। AGUC, इसको फटाफट लिखें आप। अच्छा देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से।
देखो हेडिंग क्या है, हेडिंग है न्यूक्लिक अम्ल की संरचना। तो न्यूक्लिक अम्ल जानते हैं ना, देखो ध्यान से, न्यूक्लिक अम्ल किससे बना होता है, न्यूक्लियोसाइड से। न्यूक्लियोसाइड किससे बना होता है, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनी क्षारक। नाइट्रोजनी क्षारक। अच्छा मैं आपको बता दूं, ये पेंटोज शुगर है, ये जो पेंटोज शुगर नहीं है, दो टाइप का होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर और राइबोज शुगर। मैं आपको बता दूं, अगर आप राइबोज शुगर की संरचना बनाएंगे ना, इस प्रकार से बनाएंगे आप, ऐसे OH ऊपर होता है, यहाँ H OH ऐसे स्ट्रक्चर बनती है, और यहाँ पे H होता है, यहाँ पे CH2OH। ये आपकी राइबोज शुगर की संरचना है, और इसमें OH ऊपर है, ठीक है। एल्डोज, ध्यान दो आप, मैं बताया हूं कि राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर कौन से शुगर है पता है, एल्डोज शुगर है। कौन सा शुगर है, हाँ, जो पेंटोज होता है, पेंटोज खुद खुद एल्डोज शुगर है। जो पेंटोज शुगर है वो कौन सा शुगर है, एल्डोज शुगर है। चाहे वो राइबोज हो, चाहे वो का हो, मतलब हाँ, पेंटोज में अगर आपका राइबोज आ जाए, डीऑक्सीराइबोज आ जाए, ये सभी कौन से शुगर हैं, पेंटोज शुगर, ठीक है। डीऑक्सीराइबोज, ये सभी हैं एल्डो पेंटोज। पेंटोज तो हैं, 5 कार्बन है, लेकिन इसमें क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड होता है। और इसमें देखिए OH ऊपर होता है ना, तो इनका बीटा वाला फॉर्म यूज करते हैं। कौन सा, बीटा, ये बीटा राइबोज का संरचना है। कौन सा, किसकी संरचना है, बीटा राइबोज। OH नीचे आ जाएगा तो अल्फा राइबोज हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये बीटा राइबोज की संरचना है, और बीटा राइबोज की संरचना में अगर आप दूसरे कार्बन से एक ऑक्सीजन हटा दो, दोनों H बचेंगे, वो आपका डीऑक्सीराइबोज हो जाएगा, बीटा, ठीक है। आप इसे कहते हैं बीटा 2-डीऑक्सीराइबोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज शुगर का मतलब है कि एक ऑक्सीजन निकल रहा है, और तीसरे कार्बन से, दूसरे कार्बन से, ध्यान दें, इसके दूसरे कार्बन से अगर आप OH निकाल देंगे तो आपको मिल जाएगा डीऑक्सीराइबोज शुगर। उसका पूरा नाम होता है बीटा 2-डीऑक्सीराइबोज शुगर। ये आपका है बीटा राइबोज शुगर। कौन सा शुगर है, बीटा राइबोज शुगर। अच्छा आप देखें, जो न्यूक्लिक अम्ल है बताया गया आपको किससे बना होता है, न्यूक्लियोसाइड से, फास्फोरिक एसिड से। न्यूक्लियोसाइड किससे बना होता है, न्यूक्लियोसाइड किससे बना होता है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनी क्षारक। तो यहाँ देखो ये पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर है, राइबोज छाप दिया है, ये राइबोज है। अगर ध्यान दें, अगर DNA की बात करेंगे तो ये यहाँ पे क्या लिख देंगे आप लोग, ए को गायब कर देंगे। ध्यान दें आप लोग, यहाँ एक ऑक्सीजन गायब कर देंगे, OH नीचे कर दो आप, ये OH ऊपर, ठीक है, बाकी सब सेम है। OH नीचे कर देंगे और वो वाला OH क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। ये थोड़ा सा इसके हिसाब से देखो, ये बीटा वाला है, ये बीटा है। इस हिसाब से ध्यान दें आप लोग, अल्फा बीटा का जो निर्धारण होगा आप इस हिसाब से करेंगे। यहाँ ये OH, इस पर OH एनोमेरिक कार्बन है, ये आपका कौन सा कार्बन है, एनोमेरिक कार्बन। अब कैसे पहचानना है बताया गया है, इस कार्बन पे OH का भी लिंकेज है, ईथर का भी लिंकेज है, OH का लिंकेज है, और COC इसका लिंकेज, ईथर का लिंकेज। तो आप इसको एनोमेरिक कार्बन कह देंगे, उस पर OH ऊपर है तो बीटा, नीचे होगा तो अल्फा। अच्छा देखो, बस यहाँ देखो ध्यान से यार आप लोग, ये आपका क्या है, राइबोज शुगर है, वो भी बीटा वाला। एक तरीके से आप बोल सकते हैं राइबोज शुगर बीटा वाला है। और यहाँ आपका OH ऊपर था ना, यहाँ पे OH ऊपर था, और ये नाइट्रोजनी क्षारक जो है, क्षारक का मतलब नाइट्रोजनी क्षारक, उसके साथ में जुड़ता है। इस बॉन्ड का नाम होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और कौन सा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। इस OH के और नाइट्रोजनी क्षारक के बीच में जो बॉन्ड बनता है, जिससे जुड़ेंगे, उसका नाम क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, और एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, एन के द्वारा जुड़े, ठीक है। तो आप रट लीजिए कि शर्करा, ये शुगर है, और क्षारक, इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। तो ये तुम्हारा न्यूक्लियोसाइड है, ये शुगर है और क्षारक है ना, शुगर और क्षारक है।
ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर इसी में फास्फोरिक एसिड जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए भाई? अगर देखो न्यूक्लियोसाइड में, ये पूरा न्यूक्लियोसाइड है, इसी में क्या जोड़ दे? फास्फोरिक एसिड, तो तुमको क्या मिल जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। क्या मिल जाएगा? तो ये आपने ऐसा था, ये न्यूक्लियोसाइड था आपका, आपने ला दिया फास्फोरिक एसिड H3PO4। क्या ला दिया आपने? H3PO4। H3PO4 की संरचना तो आप जानते ही करते हैं, OH, P डबल बॉन्ड O, OH, फिर ये OH, ये संरचना है फास्फोरिक एसिड की। तो यहाँ लाएंगे आप तो OH OH और एक यहाँ OH, और ये CH2OH होता है, ये CH2OH होता है और वो OH। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका? जल निकल जाएगा, वो भी OH वो भी OH, जल निकाल लेंगे, O के द्वारा जुड़ जाते, O के द्वारा जुड़ जाते। अच्छा, आपको ये पता है कि अगर C डबल बॉन्ड O और O और इसके बाद R आ जाए, मान लो कार्बन वगैरह R आ जाए, तो इसको आप एस्टर बोलते हैं भाई। C डबल बॉन्ड O O R, ये एस्टर होता है। अगर यही P आ जाए ना, तो उसको बोलते हैं फास्फोएस्टर। जैसे अगर C है, C डबल बॉन्ड O O R, ये एस्टर, सामान्य केस में एस्टर बॉन्ड मानते हैं इसको आप, एस्टर बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? अगर यही P आ जाए तो इसका नाम हो जाएगा फास्फोएस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? तो वही यहाँ हुआ है कि P डबल बॉन्ड O है, फिर O है, फिर कार्बन। वो छोड़ो, डायरेक्ट देखें आप, P डबल बॉन्ड O और कार्बन, तो आप इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे? फास्फोएस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? फास्फोएस्टर बॉन्ड। तो थोड़ा सा आप रट ले कि शुगर और फास्फोरिक एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? फास्फोएस्टर बॉन्ड। और शुगर और क्षारक के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये पूरा न्यूक्लियोटाइड है। लेकिन मान लीजिए, देखो मैं बना रहा हूं डीएनए को, किसको बनाया जा रहा है? डीएनए को। तो ये एक देखो, ये क्षारक है, शुगर है, फास्फोरिक एसिड था, क्षारक शुगर फास्फोरिक एसिड। यहाँ कौन सा बॉन्ड है? फास्फोएस्टर बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये एक न्यूक्लियोटाइड है। लेकिन आपको पता है कि डीएनए में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। तो मान लो ये मैं दूसरा, यहाँ देखो OH हटा दिया गया है, ये डीएनए वाली बात है, ये शुगर राइबोज वाली बात है, इसकी बात है, ये राइबोज शुगर है, यहाँ पे H होगा, ये H आप लगा लेंगे, जहां भी खाली वैलेंसी दिख रही है वहां पे H लगा लेंगे आप। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये जब आपस में जुड़ेंगे, अब देखो यहाँ क्या होता है पता है? कि ये जो फास्फोरिक एसिड नहीं, इसका OH, इसको ऊपर कर लिया आप, मैं ऐसा कर दे रहा हूँ, डबल बॉन्ड O फिर OH, कर भी सकते हैं आप, P डबल बॉन्ड O और OH। तो इसका OH और इसका OH, इसका OH और इसका OH मिल के जल निकाल देगा और O के द्वारा जुड़ जाता है। तो यही बोला है कि इसका OH निकाल देगा, तो P और देखो यही बचे, O बचेगा ना, ये कार्बन और ये फास्फोरस O के द्वारा जुड़ जाएंगे। एक बॉन्ड इसका पहले ही है ये वाला, और एक नया बॉन्ड बना है इसके साथ में। आप थोड़ा सा बता रहा हूं मैं, जानते हैं जो क्षारक होंगे, क्षारक उनके कार्बनों को 1 2 3 ऐसा करके अंकन करते हैं। तो इसीलिए शुगर शर्करा के कार्बनों को थोड़ा डिफरेंट दिखाने के लिए, अलग दिखाने के लिए 1 डैश 2 डैश ऐसे करके अंकन करते हैं। हालांकि 1 2 वही है, 1 2 3 अंक ही है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट दिखाने के लिए शर्करा के कार्बनों को 1 डैश 2 डैश 3 डैश ऐसे अंकन करते हैं, जबकि क्षारकों के कार्बन को 1 2 3 ऐसा करके अंकन करें। थोड़ा आप जानते रहिए, क्षारकों के कार्बनों को 1 2 3 करके अंकन किया जाएगा, परमाणुओं को 1 2 3 करके, और शुगर के कार्बनों को कैसे 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश और 5 डैश अंकन किया जाएगा। तो ध्यान दिया, इसका OH मैं बताया हूं, जल निकाल लेगा, जल निकालकर P और A जुड़ जाएगा, O के द्वारा जुड़ जाएगा, P से डबल बॉन्ड O है, यहाँ थोड़ा लिख लेंगे OH, क्या लिख लेंगे? OH। बाकी ये स्ट्रक्चर जोड़ लो, बाकी ये तो स्ट्रक्चर आप रखेंगे ही ना। अच्छा देखो, ये जो नहीं है, देखो P डबल बॉन्ड O है, इसके बगल कार्बन, ये फास्फोएस्टर है। कौन सा बॉन्ड है? P डबल बॉन्ड O है फिर कार्बन, तो 2 बार एस्टर बॉन्ड हो गया। फास्फोएस्टर बॉन्ड कितनी बार? P डबल बॉन्ड O इसके बाद कार्बन, P डबल बॉन्ड O इसके बाद कार्बन,
तो इन दोनों बॉन्डों को मिला के आप क्या बोलते हैं, फास्फोडाई, ये वाला बॉन्ड, हाँ ये दोनों बॉन्ड मिला के आप बोलेंगे फास्फोडाई एस्टर बॉन्ड। तो जब भी एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के अणु से जुड़ता है, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के अणु से जुड़ेगा तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, फास्फोडाई एस्टर बॉन्ड। लेकिन अगर फास्फोरिक एसिड और शर्करा के बीच में बॉन्ड बनेगा तो फास्फो एस्टर बॉन्ड बनेगा। यही तो है सर, ये शुगर है और ये फास्फोरिक एसिड है, यहाँ जो बॉन्ड बना है उसको आप क्या बोलेंगे, फास्फो एस्टर बॉन्ड। एक न्यूक्लियोटाइड का अणु दूसरे न्यूक्लियोटाइड के अणु से किस बॉन्ड द्वारा जुड़ता है, फास्फोडाई एस्टर बॉन्ड द्वारा। अब देखो यही आपको बताया गया कि न्यूक्लियोटाइड परस्पर फास्फोडाई एस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, ऐसा लिखिए आप, जुड़े होते हैं। न्यूक्लियोटाइड आपस में किसके द्वारा, फास्फोडाई एस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। और बताया गया कि जो कि पेंटोज शुगर के पांचवें तथा तीसरे, 5 वही है, थोड़ा डैश करके दिखा रहे हैं, पांचवें तथा तीसरे कार्बन के मध्य स्थित होता है। जो तुम्हारा फास्फोडाई एस्टर बॉन्ड है, ये देखिए इसका 1 डैश 2 डैश 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश, पांचवें कार्बन के मध्य में, और इसका करें तीसरे कार्बन के मध्य में। जो शुगर के भाई पांचवें और तीसरे इन दोनों कार्बनों के मध्य में स्थित होता है कौन सा बॉन्ड, फास्फोडाई एस्टर बॉन्ड। इसको फटाफट लिख लें आप। देखिए ध्यान से आप लोग, ये बात हो रही है डीएनए के बारे में, डीएनए आरएनए के बारे में बात हो रही है। तो ध्यान दें आप लोग, जो डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना होती है, द्विगुणित संरचना होती है, डीएनए आरएनए जो है ये सब जो है इनकी द्वितीयक प्राथमिक ये दोनों संरचनाएं संभव होती हैं। तो जो ध्यान दें, जो डीएनए की द्वितीयक संरचना होती है या द्विकुंडलीय संरचना होती है, उसको किसने प्रस्तुत किया था, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। वाटसन एंड क्रिक ने जो है डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना को प्रस्तुत किया था, जो सीढ़ीनुमा संरचना होती है डीएनए, ठीक है, उसको प्रस्तुत किया है। अब डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना में 2 हेलिक्स पाए जाते हैं और दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। मतलब देखो ध्यान से, डीएनए की अगर आप लोग बना ले सीढ़ीनुमा मॉडल, जिसको प्रस्तुत किया था किसने, फ्रांसिस एंड क्रिक ने। इस फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वाटसन ने प्रस्तुत किया था, ठीक है, वाटसन और क्रिक ने। ये इस प्रकार से बनती है, ठीक है, इस प्रकार से बनती है डीएनए की जो है सीढ़ीनुमा मॉडल, इस प्रकार से बनती है, ठीक है। इनमें से जो है एक देखो, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड इसको बोलते हैं, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला है और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की क्या है, दूसरी श्रृंखला है। डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड की 2 श्रृंखलाएं पाई जाती है। इनमें से एक होता है 5-3 के क्रम में, 5-3 के क्रम में होता है, और एक क्या होता है, 3-5 के क्रम में होता है। एक 5-3 के क्रम में होता है और एक 3-5 के क्रम में होता है। और ध्यान दें आप लोग, डीएनए की जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं होती हैं वो आपस में जुड़ी रहती है, किसके द्वारा, क्षारकों के द्वारा, जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं उसके द्वारा जुड़े होते हैं। इसमें एडेनिन, डीएनए के दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं आपस में नाइट्रोजनी क्षारकों के द्वारा जुड़ी रहती हैं और नाइट्रोजनी क्षारकों के बीच में पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इसमें जो होता है एडेनिन जुड़ा होता है थाइमिन से जुड़ा होता है, और ग्वानिन किससे जुड़ा होता है, साइटोसिन, या साइटोसिन जुड़ा होता है ग्वानिन से। एडेनिन जुड़ा होता है थाइमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, और ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। एडेनिन थाइमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है, और ग्वानिन साइटोसिन से या साइटोसिन ग्वानिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। तो यही बता रहा है कि डीएनए में जो है ना, 2 हेलिक्स, डबल हेलिकल संरचनाएं पाई जाती हैं। इनमें से एक 5-3 के क्रम में होता है, एक क्या होता है 3-5 के क्रम में, और ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये 5-3 वो 3-5 पूरक है दूसरे के, ठीक है। अब यही सब लिखवाया गया आपको कि जिसमें जो है डीएनए में क्षारक युग्म परस्पर जो है, जो क्षार के जोड़े हैं, ये क्षार के जोड़े हैं, वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं
जिसमें एडेनिन थायमिन के साथ में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, और साइटोसिन ग्वानिन के साथ में या ग्वानिन साइटोसिन के साथ में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। अब देखें बताया गया, देखो जो आरएनए होता है, आरएनए में जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक ही श्रृंखला होती है, दो श्रृंखला नहीं होती। आरएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक ही श्रृंखला होती है। और जो आरएनए होता है ये तीन टाइप का पढ़ेंगे आप लोग, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एमआरएनए क्या है? मैसेंजर आरएनए। टीआरएनए क्या है? ट्रांसफर आरएनए। और आरआरएनए क्या है? राइबोसोमल आरएनए। इसके बाद ये बताया गया डीएनए आरएनए के कार्य। डीएनए के कार्य क्या है? आरएनए के कार्य क्या है? डीएनए का जो प्रमुख कार्य है वो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाना होता है। डीएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है? हाँ, आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाना होता है। और जो आरएनए होता है इसका प्रमुख कार्य क्या है? प्रोटीन का, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करना। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करना कार्य होता है किसका? आरएनए। ये लिखा है आप लोगों ने? अच्छा लिखो बताओ। देखिए ध्यान से, ये टॉपिक आपने लिख लिया है, ये लिख लिया आप लोगों ने। अभी आपको पढ़ाया जाएगा डीएनए और आरएनए में अंतर। ठीक है, ध्यान दें आप लोग। डीएनए और हेडिंग कर लेंगे आप, डीएनए तथा आरएनए में अंतर। एक तरफ डीएनए कर लेंगे आप, एक तरफ क्या कर लेंगे? आरएनए। डीएनए तथा आरएनए में अंतर कर लेंगे, इसमें एक तरफ डीएनए एक तरफ आरएनए। डीएनए क्या है? देखिए, जो डीएनए है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए का पूरा नाम, पहले नाम में ही डिफरेंस है, क्या होता है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। इसको लिखो। देखो ध्यान से, तो ये डीएनए का पूरा नाम यही है ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का क्या है? आरएनए का पूरा नाम क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। इसके बाद देखिए आप, ये पहला अंतर है। दूसरा क्या है? जो डीएनए में पेंटोज शुगर होता है, डीएनए में पेंटोज शुगर होता है, वो कौन होता है भाई? डी ऑक्सी राइबोज शुगर होता है। डी ऑक्सी राइबोज शुगर शर्करा होता है। डीएनए में पेंटोज शुगर क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है। आरएनए में क्या होता है? आरएनए में जो पेंटोज शुगर होता है, आरएनए में पेंटोज शुगर क्या होता है? राइबोज शुगर होता है। राइबोज शुगर होता है। इसके बाद देखिए ध्यान से, अगला क्या है? डीएनए में नाइट्रोजनी क्षारक, नाइट्रोजनी क्षारक क्या होता है? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, एजीटीसी होता है डीएनए। नाइट्रोजनी। आरएनए में क्या होता है? आरएनए में नाइट्रोजनी क्षारक, नाइट्रोजनी क्षारक क्या होता है? एजीयूसी होता है। एजीयूसी होता है। इसके बाद क्या है? डीएनए में या कह सकते हैं डीएनए द्विकुंडलित होता है या द्विसूत्री कह सकते हैं।
डीएनए क्या होता है, द्विकुंडलित होता है या द्विसूत्री होता है, डबल हेलिकल ना, डबल हेलिक्स, अंग्रेजी बोलते हैं डबल हेलिक्स, एक 5 3 एक 3 5 वाला ना, द्विसूत्री होता है, डबल हेलिक्स होता है, या हेलिकल बोल सकते हैं, डबल हेलिकल। आरएनए कैसा होता है, आरएनए एक सूत्री होता है, एक सूत्री होता है, इसको बोलते हैं ना सिंगल हेलिकल होता है। इसके बाद क्या है, लास्ट लिख लें आप, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, जबकि आरएनए क्या है, डीएनए के आदेशानुसार कार्य करता है, आरएनए डीएनए के आदेशानुसार कार्य करता है। अब इसको फटाफट लिखें, इसके बाद आपको पढ़ाएंगे हार्मोन्स, ठीक है। देखो देखो ध्यान से, क्या है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में थोड़ा देख लें आप। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए अंगुली छापन क्या है। देखो जो मतलब ध्यान दें आप लोग कि प्रत्येक व्यक्ति में जो डीएनए के क्षारकों का अनुक्रम होता है ना, क्षारक एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, इनका एक विशिष्ट अनुक्रम होता है। प्रत्येक व्यक्ति में क्षारकों का एक विशिष्ट अनुक्रम होता है और वो हर व्यक्ति में अलग अलग होता है, ठीक है। और इसी को बोलते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, इसी को आप क्या बोलते हैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। और इसी की सहायता से जो है व्यक्ति की पहचान की जाती है, इसी की सहायता से जो है व्यक्ति की पहचान की जाती है। तो वही बताया गया है थोड़ा ध्यान दें आप लोग, इसके बारे में ध्यान दें, वही लिखाया गया है। क्या देखो बताया गया, प्रत्येक जीव के अद्वितीय अंगुली छाप, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का मतलब यही है, फिंगर प्रिंटिंग का मतलब अंगुली छाप। फिंगर प्रिंटिंग होते हैं जो कि अंगुली के शीर्ष पर स्थित होते हैं, ऊपरी भाग पर स्थित होते हैं अंगुलियों के, और ये लंबे समय तक व्यक्ति के पहचान में उपयोग किए जाते हैं या उपयुक्त होते हैं। जो फिंगर प्रिंटिंग है ये क्या होती है, ये लंबे समय तक व्यक्ति की पहचान में उपयोग किया जाता है या उपयुक्त होती है। बताया गया है कि किसी व्यक्ति में डीएनए के क्षारकों का अनुक्रम जो है, डीएनए में जो क्षारक होते हैं मैंने आपको बताया है, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, इनका जो सीक्वेंस होता है, अनुक्रम होता है, वो अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब प्रत्येक व्यक्ति में विशिष्ट होता है, लेकिन वो दूसरे व्यक्ति से मैच नहीं करेगा, उसमें कुछ न कुछ क्या रहेगा, चेंजेस रहेंगे। अद्वितीय का मतलब यही है, कुछ न कुछ चेंजेस रहेंगे क्षारकों के अनुक्रम में प्रत्येक व्यक्ति के, जिसे ज्ञात करना, इसी अनुक्रम को अगर आप ज्ञात कर लेते हैं डीएनए के जो क्षारकों का अनुक्रम है, इसे अगर ज्ञात कर लेते हैं तो इसे ही क्या बोलते हैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहा जाता है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहा जाता है, जिसका उपयोग आजकल निम्न कारणों से हो रहा है। कौन कौन से कारण है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग किन किन कारणों से होता है वही जाने आप। कौन कौन से कारण है, प्रयोगशाला में अपराधी की पहचान करने में, कोई व्यक्ति है अपराधी है, ठीक है, हत्या किया है, बलात्कार किया है, उसकी पहचान करने के लिए आप इसका उपयोग कर लेंगे, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का यूज कर लेंगे, ठीक है। और क्या है, व्यक्ति की पैतृकता के निर्धारण में, मतलब व्यक्ति के पिता जो है ना, या फिर कह सकते हैं ना, हाँ यही पैतृकता का मतलब हाँ उसकी पीढ़ियों के निर्धारण में कि वो किन से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। यही है कि व्यक्ति की पैतृकता के निर्धारण में होता है, पैतृकता के निर्धारण में। अगला क्या है, किसी दुर्घटना में मृतक शरीर की पहचान करने में, कोई दुर्घटना हो गई, कोई शरीर जो है मृत हो गया है, उसकी पहचान करने में आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको लिख ले फटाफट। चल देखो ध्यान से, हार्मोन्स के बारे में बात कर रहा है। जो हार्मोन्स होते हैं
ये संदेश वाहक होते हैं, इनके पास इंफॉर्मेशंस होते हैं। ये जो है इंफॉर्मेशंस को एक स्थान से कहाँ लेके जाते हैं, दूसरे स्थान तक। ये संदेश वाहक होते हैं, मैसेंजर होते हैं। इनका जो श्रावण होता है इनका जो श्रावण होता है शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा मतलब इनका स्राव सीधे कहाँ होगा, ब्लड में हो जाएगा। सीधे ब्लड मिलते हैं और ब्लड के द्वारा इनको जहां जाना रहता है वहां पहुंच जाते हैं। ये नलिका विहीन ग्रंथियों से, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं, इनमें नलिकाएं नहीं होती। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है नलिका विहीन होती है, इनमें नलिकाएं नहीं होती है। ठीक है, ये इनके द्वारा हार्मोन स्रावित होते हैं और वो सीधे कहाँ मिल जाते हैं, ब्लड में। ब्लड के माध्यम से इनको जहां जाना रहेगा वहां पहुंच जाते हैं। यही लिखाया गया आपको कि जो हार्मोन्स होते हैं शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं, या सही से देखें तो क्या लिखा है कि शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होने वाले कार्बनिक अणु कार्बनिक होते हैं सब, कार्बनिक अणु जो सीधे रक्त में मिलकर अपने कार्यस्थल तक पहुंच जाते हैं, उन्हें आप क्या कह सकते हैं, हार्मोन्स। हार्मोन्स या हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, जो हार्मोन होते हैं इनको रासायनिक प्रकृति के आधार पर स्टीरॉयड हार्मोन्स, जो हार्मोन्स होते हैं स्टीरॉयड हो जाते हैं। जितने भी स्टीरॉयड होते हैं, आपने पढ़ा कोलेस्ट्रॉल वगैरह सुना होगा, कोलेस्ट्रॉल वगैरह वो स्टीरॉयड होते हैं। ठीक है, जितने भी स्टीरॉयड होते हैं एमीन हार्मोन्स या एमीन के व्युत्पन्न कह सकते हैं, एमीन हार्मोन्स। और एक होते हैं प्रोटीन हार्मोन्स। हार्मोन्स को 3 कैटेगरी में पढ़ेंगे आप लोग, स्टीरॉयड हार्मोन्स, एमीन हार्मोन्स और प्रोटीन हार्मोन्स। जो स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं उसमें आप पढ़ेंगे एस्ट्रोजन के बारे में, प्रोजेस्टेरॉन के बारे में, और क्या पढ़ेंगे आप, देखो एंड्रोजन के बारे में पढ़ते हैं, एंड्रोजन। ठीक है, एंड्रोजन में बेसिकली आप क्या पढ़ेंगे, टेस्टोस्टेरॉन के बारे में। आपको पढ़ना है टेस्टोस्टेरॉन के बारे में और पढ़ना है एस्ट्रोजन के बारे में, प्रोजेस्टेरॉन के बारे में पढ़ना है। जो आपका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन होते हैं ये अंडाशय से स्रावित होते हैं। ये आपका जो एस्ट्रोजन है ये कहाँ से स्रावित होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। जो एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन होता है ये अंडाशय से स्रावित होता है और प्रोजेस्टेरॉन भी वहीं से स्रावित होता है। डिफरेंसेस क्या है पता है, डिफरेंस ये है कि ये जो है एस्ट्रोजन ये नारी विकास हार्मोन्स, नारी के विकास में सहायता करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स वगैरह में हेल्प करता है कौन, एस्ट्रोजन। और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ये जो है जब ना निषेचन के समय, जो यही लिखा गया है देखो, निषेचित अंडे की स्थापना के लिए गर्भाशय को उपयोगी बनाता है। मान लीजिए अंडे का निषेचन हो जाए तो उसकी स्थापना के लिए गर्भाशय को क्या बनाता है, यूजफुल बनाता है, उपयुक्त बनाता है कौन, प्रोजेस्टेरॉन। और एस्ट्रोजन क्या करता है, नारी विकास को प्रेरित करता है, स्तनों का विकास, मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह। ठीक है, इन सबको जो है प्रेरित करता है कौन, एस्ट्रोजन। इसके बाद आप पढ़ेंगे टेस्टोस्टेरॉन के बारे में, या एंड्रोजन कहा जाता है, वृषण से स्रावित होता है कौन, टेस्टोस्टेरॉन के बारे में बात की जाए तो यह वृषण के द्वारा स्रावित होता है इसे जो है ध्यान दें आप लोग। अच्छा, ये टेस्टोस्टेरॉन की बात यहाँ हो रही है ना, अच्छा ठीक है ठीक। ये जो है ये वृषण के द्वारा स्रावित होता है, इसे क्या कहा जाता है, पुरुष विकास हार्मोन्स। मतलब ये पुरुष में जो है दाढ़ी, मूछ, आवाज का मोटा होना, इन सब के लिए जो है उत्तरदायी होता है कौन, ये आपका टेस्टोस्टेरॉन वृषण के द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, वृषण के द्वारा स्रावित होता है, बस इतना जानते रहिए आप लोग। इसको जो है नरलिंग हार्मोन्स भी कहा जाता है, क्योंकि नरलिंग क्या होता है, टेस्टिस होता है, मादा लिंग ओवेरी होती है। तो मादा लिंग के द्वारा एस्ट्रोजन स्रावित होता है, और नर लिंग के द्वारा, जिसको आप टेस्टिस कहते हैं, उसके द्वारा कौन स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरॉन। बस इतना जानते रहिए, बहुत है। इसके बाद आप पढ़ेंगे एमीन हार्मोन्स। एमीन में क्या पढ़ेंगे आप लोग, थायरॉक्सिन हार्मोन्स। थायरॉक्सिन हार्मोन जानते हैं ना, वो थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। इसकी कमी से जानते हैं ना क्या हो जाता है, गोइटर, घेंघा रोग हो जाता है थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से। किसके द्वारा स्रावित होता है, थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। इसके बाद अगर आप पढ़ेंगे आप एड्रीनेलिन, नार एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन को आप एपिनेफ्रिन भी कह सकते हैं, एड्रीनेलिन को एपिनेफ्रिन भी कहा जा सकता है,
और नॉर एड्रीनलिन को नॉर एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है। एड्रीनलिन नॉन एड्रीनलिन या नॉन एपिनेफ्रिन हो जाएगा ना, ध्यान दें आप लोग। देखो एड्रीनलिन जो होता है हमको जो है थोड़ा सा गुस्सा वगैरह के स्रावित होता है, ठीक है। ये हमारे माइंड को उत्तेजित करता है, उत्तेजना के समय दिमाग को उत्तेजित करता है। मान लीजिए आपसे कोई कह रहा है तो उस केस में आप उत्तेजित हो जाते हैं, कुछ बोल रहा हो आपको तो उस केस में आप उत्तेजित हो जाते हैं इसी हार्मोन्स की वजह से। कौन सा? एड्रीनलिन आपको एंगर के लिए, आपके एंगर के लिए जिम्मेदार होता है, क्रोध के लिए जिम्मेदार होता है। और जो नॉर एड्रीनलिन है ये दिमाग को शांत बनाता है, आपको शांत रखता है। ये आपको एक्साइट करता है एड्रीनलिन, और ये आपको क्या करता है? शांत करता है, नॉन एड्रीनलिन, ठीक है। इसके बाद अगला क्या है? प्रोटीन हार्मोन से। प्रोटीन हार्मोन्स में आप क्या पढ़ेंगे? इंसुलिन के बारे में पढ़ेंगे, ग्लूकागॉन के बारे में। इंसुलिन प्रोटीन आपको बताया गया, इंसुलिन प्रोटीन है और ग्लूकागॉन भी क्या है? प्रोटीन है। तो एक इंसुलिन हार्मोन्स है और ग्लूकागॉन हार्मोन्स है। इंसुलिन ग्लूकागॉन दोनों ही किसके द्वारा स्रावित होते हैं? अग्नाशय के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा स्रावित होते हैं ना। अच्छा, इनका काम जानते हैं आप लोग? जो इंसुलिन होता है अग्नाशय द्वारा स्रावित, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान दें आप लोग, अग्नाशय में बीटा कोशिकाएं वहां स्रावित होती है ना, सब आपने पढ़ा, जाने ज्यादा डीप में नहीं जाने आप, बस यही जानते रहो अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन ग्लूकागॉन का स्रावण होता है। ग्लूकागॉन होना चाहिए, इसका स्रावण होता है। जो इंसुलिन होता है हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा, अधिक मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन जो है क्या करता है? ग्लूकोज की अधिकांश मात्रा को क्या करता है? ज्यादा मात्रा को नियंत्रित करता है, कम करता है। आप बोल सकते हैं अधिक के ग्लूकोज को क्या करता है? नियंत्रित करता है। कैसे भाई? नियंत्रित करता है कैसे? ये इंसुलिन जो होता है ये ग्लूकोज को बदल देता है, किसमें? ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज को कहाँ बदल देता है? ग्लाइकोजन में बदल देता है। और ग्लाइकोजन के रूप में जो ग्लूकोज होता है वो हमारे लीवर वगैरह में, मस्तिष्क में, मसल्स वगैरह में एकत्रित हो जाता है। जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के रूप में, ये पॉलीसेकेराइड है आपका, पॉलीसेकेराइड है, इसके रूप में कहाँ एकत्रित हो जाता है? लीवर में, मसल्स में, और कहाँ? मस्तिष्क वगैरह में एकत्रित हो जाता है। कौन? ग्लाइकोजन। और यही क्या होता है? जंतुओं का प्रमुख संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन है। अब देखो, मान लो अगर ये इंसुलिन कम हो जाए तो ये इसको इसमें नहीं कन्वर्ट कर पाएगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल नहीं पाएगा। इससे क्या होगा? ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी और आपको हो जाएगा डायबिटीज, डायबिटीज हो जाएगा, मधुमेह रोग हो जाएगा। ब्लड में अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए, इसी रोग को आप क्या बोलते हैं? डायबिटीज हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है। कब? जब इंसुलिन की कमी होगा और कौन बढ़ जाए? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए। और ग्लूकागॉन का काम क्या है? जो ग्लूकागॉन हार्मोन है इसका काम है ना, जो ग्लाइकोजन है, मान लीजिए आपके बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ी तो एनर्जी के लिए कौन जिम्मेदार है? एनर्जी आपके बॉडी को देता है ग्लूकोज। आपके बॉडी को एनर्जी कौन देगा? ग्लूकोज। मान लीजिए आपके बॉडी को एनर्जी की जरूरत है और आपने कुछ खाया पिया नहीं है, तो उस केस में जो ग्लूकागॉन हुआ वो क्या करता है? ग्लाइकोजन को फिर से कन्वर्ट कर देता है, किसमें? ग्लूकोज में। इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, और ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। और ये ग्लूकोज आपको क्या उत्पन्न करके देगा? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप आपको एनर्जी देता है। समझ पा रहे हैं आप? तो ग्लूकोज की अधिकतम मात्रा को कंट्रोल, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करने वाले ये दोनों हैं। आप बोल सकते हैं दोनों, इंसुलिन ग्लूकागॉन दोनों कंट्रोल कर रहे हैं। ये अधिक मात्रा को कंट्रोल कर रहा है और ये न्यूनतम मात्रा को बढ़ा रहा है। ग्लूकोज की मात्रा अगर कम हो गई है तो ये क्या करेगा? जो आपके पास ग्लाइकोजन है, लेकिन मान लीजिए कुल मिला के ग्लूकोज की, आप ये जानते रहिए कि ग्लूकोज की अधिकतम मात्रा को कंट्रोल कौन करता है? इंसुलिन। ठीक है, अब इसको फटाफट लिख लो।